हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ U1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज है हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास से। जी हाँ, बोर्ड का पेपर नज़दीक है तो उसको ख्याल में रखते हुए मैंने कुछ सीरीज़ निकाली है जिस पे हम सीखेंगे चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पता चलेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम फर्स्ट चैप्टर से पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। लार्जेस्ट नंबर निकालना है आपको, मतलब HCF निकालना है। पर HCF निकालने से पहले आपको 320 में से वो लिविंग रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, मतलब 315 एंड नेक्स्ट नंबर है 547 में से आपको 7 डिडक्ट करना होगा, तो ये आ जाएगा 54450। अब आपको इसके HCF निकालने हैं। तो HCF निकालने से पहले आप फैक्टराइज कर लीजिए इनके 315 और 550 के 450 के, ठीक है। तो ये हम करेंगे सबसे पहले 3 से करते हैं। 3 1 जा 3 और 15 आता है 5 पे। जब दो अगले डिजिट एक साथ लेते हैं तो बीच में 0 लगता है। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, 15 बन गया 5 से। फिर ये करेंगे 5 से, 7 जा 7 से 1 पे। इसको भी कर लेते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 10 बन गया, 10 आया था 5 पे। फिर करेंगे 3 से, 7 जा 5 जा, फिर 3 से करेंगे 2 जा 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। आई होप ये सब का क्लियर होगा बेसिक। तो HCF कैसे निकालेंगे? HCF निकालेंगे, आपके फैक्टराइजेशन आए 315 के आए हैं, 3 आया है 2 टाइम्स, 5 आया है 1 टाइम एंड 7 आया है 1 टाइम। 450 का आया है फैक्टराइजेशन, 2 1 टाइम है, 3 3 टाइम है और 5 1 टाइम है। तो आपको पता है HCF क्या होता है? HCF होता है जो कॉमन नंबर देखिए क्या क्या है, एक तो 3 है और एक 5 है। फिर आप देखिए पावर, सबसे पहले वाले में 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है। तो एट लीस्ट कितनी पावर दोनों के पास है? तो आप कह सकते हैं कि 2 2 तो सबके पास है, तो आप 2 ले लेंगे। तो ये 3 की पावर 2 का मतलब 9 इंटू में 5 दैट इज़ 45। तो 45 ऐसा नंबर है जिसको आप डिवाइड करेंगे 320 से तो रिमाइंडर आएगा 5, और 45 को डिवाइड करेंगे 457 से तो रिमाइंडर आएगा 7। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड चैप्टर, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू दिस। देखिए, हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ चल रही हो, अगर स्लो चल रही है तो आप स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, है ना, क्योंकि आखिरी टाइम में आपको रिवीजन करना है तो कुछ स्पीड बढ़ानी होगी, है ना। तो इसमें हमें फाइंड करना है ये वैल्यू। तो इसी को सबसे पहले देखते हैं, अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा? बीटा अल्फ़ा इंटू में बीटा, करेक्ट। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। अब आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि आप इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा, करेक्ट। अभी ये मैंने क्या लिख दिया, ये आपको समझ में आ रहा है? इसको मैंने ऐसे क्या लिख दिया? तो सिंपली आप क्या करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप इसको ओपन करो और फिर सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है? इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2। अब आप जर्नल फॉर्म से इक्वेट करेंगे इसको तो आपको ABC पता चल जाएंगे। A क्या है? 6, B क्या है? B है 1 और C क्या है? -2। तो आपने रिलेशन पढ़े हैं ज़ीरोज़ के सेकंड चैप्टर में, रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़। तो आपने एक पढ़ा था प्रोडक्ट का रिलेशन, जिसमें अल्फ़ा इंटू बीटा होता है C/A, होता है या नहीं? तो वही निकाल लेते हैं। C कितना है? -2, A कितना है? 6, 2 से कट करेंगे 3, तो ये क्या आ गया? 1/3 नेगेटिव का, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? एक रिलेशन ये भी होता है सम का, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -B अपॉन में A। तो
माइनस बी कितना है 1 और ए कितना है 6। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, प्रोडक्ट की जो है -1/3 और सम की जो है -1/6। इसमें हम पुट कर देंगे जो कि हमें निकालना है। ध्यान से देखिए, अब हम इसी में पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है -1/6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा वो आया -1/3, अपॉन में भी वही है -1/3। सॉल्यूशन करेंगे 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा 1/36 और 2 मल्टीप्लाई होगा 2/3 हो जाएगा, बट माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में रहेगा 1/3 नेगेटिव का। तो जब आप न्यूमरेटर का एलसीएम लोगे 36 आएगा, ये 1 एज इट इज़ रहेगा। 3 के टेबल में 36 का आता है 12 पे, 12 2 जा 24 अपॉन में -1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 अपॉन में 36 आ जाएगा और जो डिनोमीटर वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, करेक्ट। 3 के टेबल से कट करोगे हो जाएगा 12। फाइनल आंसर क्या आ गया 25/12 नेगेटिव का। तो ये यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर से 2 वेरिएबल। क्वेश्चन रीड कर, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले आप नंबर बनाइए, नंबर वो क्या है। तो आपको लेट करना है, लेट द वंस प्लेस डिजिट is x and tens place digit is y। सबसे पहले आपको ये लेट करना है, वंस की जगह आप यूनिटी भी लिख सकते हैं, यूनिटी प्लेस पे। तो जो नंबर फॉर्म्ड होगा वो आपको पहले दिखाना है। कैसे, जो टेंस प्लेस पे वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस जो 1 प्लेस पे वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x। अब आपको माइंड में आ रहा होगा ये है क्या सर, ये तो समझ नहीं आया। तो आप याद करो, जब छोटी क्लास में आप एक्सपेंडेड फॉर्म सीखते थे, जैसे ये 58 है, आप कैसे लिखते थे 5 इंटू में 10 प्लेस पे तो 10 प्लस 1 इंटू 8 क्योंकि 1 प्लेस पे, तो ये आता था 50 प्लस 8 फिर अगेन वही आता था 58। तो वही मैंने यहाँ पे भी किया है, ये 10 प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई, 1 प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई। अब आगे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नंबर फॉर्म्ड हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है 2 डिजिट नंबर इज़ 4 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट। जो 2 डिजिट नंबर आपने बनाया है ये है 4 टाइम्स किसका, सम ऑफ डिजिट। डिजिट तो आपकी एक्स वाई थी, तो पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 से आप, ये हो जाएगा 4x 4y। एक तरफ कर देते हैं वेरिएबल, तो ये हो जाएगा 10y माइनस का 4y और इधर ले आइए आप x को, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 3x। जब आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल 6y अपॉन में 3 आ जाएगा इक्वल टू x, कट करेंगे क्या आ जाएगा 2, तो 2y इक्वल टू x। डन। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या है, उसने बोला था इफ़ 18 एडेड टू द नंबर डिजिट आर रिवर्स्ड। जो आपने नंबर बनाया है इसमें अगर 18 ऐड कर दिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर नंबर में आपने 18 ऐड कर दिया तो वो रिवर्स्ड हो जाएगा, मतलब जो 1s प्लेस पे वो 10s पे हो जाएगा, जो 10s प्लेस पे वो 1s पे हो जाएगा। 10s प्लेस पे x आ जाएगा और 1s प्लेस पे y आ जाएगा। तो 10, अब यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी 10y प्लस एक्स प्लस 18 इक्वल टू 10x प्लस y। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x की जो इक्वेशन 1 में थी, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो आप वो स्टेटमेंट लिख लेना। तो 10y x की जगह आ जाएगा 2y प्लस 18, अगेन यहाँ पे भी x की जगह आ जाएगा 2y प्लस y। तो ये हो गया 12y प्लस 18 और ये तो हो जाएगा 20y प्लस y। अब y को एक तरफ ले जाइए, 18 इधर बचा, ये 21y हो गया और ये 12y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 18 इक्वल टू 9y,
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज़ 2। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2y इक्वल टू एक्स था, तो एक y की वैल्यू क्या आई है 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब आपसे फाइनली इसने पूछा था नंबर क्या फॉर्म हुआ है, जो नंबर था वो क्या था, ठीक है। तो आप देखेंगे नंबर जो आपने फॉर्म करा था वो ये किया था, तो आप इसमें ही पुट कर देंगे एक्स वाई की वैल्यू। तो y आया आपका 2 प्लस x आया 4, 20 प्लस 4 दैट इज़ 24। तो जो आपका नंबर फॉर्म हुआ है वो यही हुआ है। चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इन दोनों का सम करो क्या आएगा 6, उसका क्या करोगे 4 टाइम्स करोगे क्या हो जाएगा 24, है ना, जो कि उसी नंबर के बराबर आ रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। ऐसे ही आप सेकंड भी चेक कर सकते हो। तो अब करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हमारा है 4 चैप्टर। इससे क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप एंड तक ज़रूर देखें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे और हो सकता है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में। इफ़ 2 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स फाइंड के। तो सबसे पहले इसको देखते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये वाली -2 इसका रूट है, ये एक इक्वेशन है, 2 इसका रूट है। तो अगर आप x की जगह 2 रखोगे तो ये वैल्यू 0 देगा, पूरा सॉल्यूशन 0 देगा। जैसे कि आपने x की जगह 2 पुट किया जहाँ जहाँ x दिख रहा है, तो ये सॉल्यूशन 0 देगा, मतलब 0 रखना है आपको जब भी वैल्यू पुट करोगे। तो 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2p हो गया और -8 इक्वल टू 0। अब 2p को यहीं पे रहने दो, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाओ, ये पॉजिटिव 8 हो जाएगा और ये 3 4 12 इधर आ जाएगा नेगेटिव का। तो 2p इक्वल टू -4, p की वैल्यू आ गई -4/2 दैट इज़ -2। तो ये निकल गई p की वैल्यू। अब आते हैं सेकंड वाली पे। सेकंड वाली इक्वेशन है ये, है ना, ये तो इस इक्वल रूट है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है 4x² माइनस 2px प्लस k इक्वल टू 0। अच्छा, 2 वेरिएबल है, तभी हमें पुट करनी है यहाँ पे p की वैल्यू। p की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 और x है प्लस k इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 x हो जाएगा प्लस k इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के लिए आप इसने बोल रखा है इक्वल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू निकालनी है। इक्वल रूट्स कब होते हैं पहले बताओ, याद करो। इक्वल रूट्स होते हैं जब d इक्वल टू 0 हो जाए। d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर दो। एक b क्या है 4 है, b ये होता है x के साथ, -4 a कितना है 4 है, c कितना है k है इक्वल टू 0। 4 4 जा 16 और यहाँ पे भी 16k आ जाएगा। आप इस 16 को उधर ले जाओगे या उस वाले 16 को उधर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इसको आगे सॉल्व कर दें, एक सेकेंड। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -16 कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू आ गई 1। यही आपका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे 2 चीज़ें सॉल्व करनी पड़ रही है। ये देखो, सबसे पहले ये, देन ये p की वैल्यू निकाली, इसमें पुट करी सेकंड इक्वेशन में, फिर k निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास AP से। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP 3n² + 4n, फाइंड द 25th टर्म ऑफ एन AP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज़ दिस, तो मतलब ये Sn की इक्वेशन दे रखी है 3n² + 4n। तो आपको 25th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले आप AP बनाओगे। अब AP का फॉर्मूला क्या होता है बनाने का, तो ये होता है फॉर्मूला an = Sn - Sn - 1। ये क्या, तो सबसे पहले मैं एडवाइस करूँगा आप S3 तक निकाल लीजिए, मतलब S1 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ 1 पुट करोगे।
ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 और ये 4 1 जा 4, तो क्या आ गया 7। ऐसे ही आप S2 निकालोगे, 3 2 का स्क्वायर और 4 2, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ 2 आ जाएगा अब। तो 3 इंटू में 4 और 4 2 जा 8, तो 12 प्लस 8 मतलब 20। ऐसे ही आप S3 भी निकालोगे, एटलीस्ट 3 तक तो निकालना है, उसका रीज़न भी बताऊंगा मैं। 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर और 4 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 12, क्या आया 39। अब आते हैं AP बनाने पे। तो सबसे पहले अब इसमें पुट करेंगे A, जैसे यहाँ पे क्या था, SN की इक्वेशन थी, आप N की जगह आपने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। अब ऐसे ही यहाँ पे N की जगह 1 2 3 रखेंगे, ठीक है। तो A1 का मतलब क्या है, जहाँ N की जगह 1 आ गया तो हर जगह S1 माइनस 1 मतलब 0 हो गया। तो जो A1 है वो एक्चुअल में S1 के बराबर है, ठीक है। फिर निकालेंगे A2, तो वो क्या हो जाएगा S2 और फिर S2 माइनस 1 मतलब S2 कितना आया था 20 और S2 माइनस 1 मतलब S1 कितना आया था 7, तो ये आ गया 13। ऐसे ही आप A3 निकालोगे, A3 का क्या हो जाएगा S2 माइनस S3 माइनस S3 निकाला है 39 और ये निकाला है आपने 20, तो A3 कितना आ गया 19। अब आपकी AP बन चुकी है। एटलीस्ट 3 टर्म तो निकालने होते हैं, 7 13 19। इसके बाद 25th टर्म निकालना है, तो वो तो आसान हो गया ना, 25th टर्म निकालना। कैसे निकालेंगे देखो, तो A25 निकालना है। A25 को आप कैसे लिखोगे, A1 प्लस 24D, A1 कितना है 7, 24 D कितना है आप डिडक्ट कर लीजिए, 13 माइनस 7 मतलब 6, तो 7 प्लस 24 6 जा 144 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 151, दैट इज़ A25। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा ट्रायंगल। इफ BD and QM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABCP similar to PQR, prove that AB अपॉन में PQ and equal to BD अपॉन में QN। फिगर बना लेते हैं भाई, ऐसे तो क्लियर होगा नहीं, ठीक है। फिगर बना लेते हैं, रफली बना रहे हैं, ठीक है। तो जी ये मिल गए 2 ट्रायंगल, कौन कौन से, ABC और PQR। 2 मीडियन है, बना लेते हैं। एक तो है BD की, अच्छा मीडियन की प्रॉपर्टी होती है जिस बेस पे वो पड़ता है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और दूसरा है QM, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। अब आगे करते हैं सॉल्व। और सिमिलर भी दे रखा है, गिवन में क्या है कि ABC सिमिलर है PQR के। तो जब सिमिलर होता है तो आप इसमें रेशियो यूज़ कर सकते हैं इसके, जैसे AB के अपॉन में PQ, BC के अपॉन में QR और AC के अपॉन में PR। ये एक्चुअल में गिवन है। सिमिलर का मतलब ये होता है आप रेशियो बराबर रख सकते हैं। प्रूव आपको पता है क्या करना है, वो आप लिख लोगे यहाँ पे, प्रूव करना है ना, ये वाली चीज़। सॉल्यूशन पे आते हैं आप डायरेक्ट। तो जो आपके पास गिवन है उसको देखिए ध्यान से, उसी में करते हैं थोड़ी सी छेड़छाड़, क्योंकि हमें क्या करना है, AB अपॉन में PQ जो पहले से ही है, फिर BD अपॉन में QM करना है ना। तो कैसे भी करके हमें इस ट्रायंगल को हम इसके सिमिलर कर दे तो हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए कि AB अपॉन में PQ है गिवन किसके, BC अपॉन में QR के। अब इसमें मैं इस वाली साइड में मैं 2 से हाफ से मल्टीप्लाई किया BC में, और इधर भी, क्योंकि मैथ में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होता है बेस सेम रखने के लिए, ठीक है। तो AB अपॉन में PQ। अब हाफ ऑफ BC क्या है, अच्छा BC ये वाला यूज़ नहीं कर रहे, सॉरी AC वाला करते हैं,
क्योंकि वो हो रहा है ना डिवाइड, AC अपॉन में PR। तो इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम लगा करके। तो AC का हाफ क्या हो जाएगा, मैं ऊपर वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, AD, और PR का हाफ हो जाएगा ऊपर वाला PM। तो इसका यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ क्या है, मैंने अभी बताया कि अगर सिमिलर दे रखे हैं तो वो रेशियो हम बराबर रख सकते हैं, साथ ही साथ एंगल भी आप बराबर रख सकते हो। मतलब गिवन में आप ये भी लिख सकते हो एंगल A बराबर है P के, B बराबर है Q के, और C बराबर है R के। अब जो भी यूज़ होगा वो देखेंगे। तो जो हमें सिमिलर करने थे आप उनको देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, इन दो ट्रायंगल को कर रहे हैं हम सिमिलर, ये वाला और ये वाला। तो दो साइड के रेशियो मिल चुके हैं और एक एंगल मिल चुका है। एंगल आपको पता है, एंगल A बराबर है एंगल P के, और दो साइड के रेशियो मिल गए जो अभी निकाले हमने, AB अपॉन में PQ बराबर है AD अपॉन में PM के। हो रहा है ना क्लियर? ये देखो, ये एंगल ये इसके बराबर हो गया। फिर ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो रख दिया है हमने, है ना, AB अपॉन में PQ, ये वाली साइड इसके, और AD अपॉन में। तो ये हो गया सिमिलर ABD सिमिलर PQM बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। और ये आप लिख दोगे, गिवन था क्योंकि हमने गिवन में दिखा दिया, और ये अब पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो अबव सॉल्व। तो जो आप सिमिलर कर लेते हैं तो आप उसके रेशियो रख सकते हैं, जैसे AB के अपॉन में PQ रख सकते हो, और AD अपॉन में PM पहले से ही था, तो जो हमें नीड है उसको रखेंगे अब, जो रह गया था। जैसे कि अब हम इनको ट्रायंगल को सिमिलर कर चुके, तो ये वाली साइड इसके अपॉन में रख सकते हैं, तो वही हमें प्रूव करना था। तो BD अपॉन में QM आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। डन। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है 7 ज्योमेट्री। टू वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल ABC and its centroid G is given, then the coordinates of C। तो इसके लिए भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, A, B और C। इसका सेंट्रोइड G है। अब इन सब के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A दे रखा है -1 4, और B दे रखा है 5 2, और C निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा x3 y3। समझ में आ गया ना, ये x2 है, ये y2, और ये x1 y1। तो G भी दे रखा है, वो है 0, -3। तो ये होता है x और y। तो जो हमने नेमिंग दी है वो याद रखना। तो जो नेमिंग करी है वो ध्यान रखना है, जैसे ये x1 y1 है, x2 y2 और x3 y3, और ये होता है सिर्फ xy। तो आप सॉल्व करते हैं, तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है, वो याद रखना। क्या? सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, जो इसके x और y होते हैं वो निकलते हैं। x निकलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और इसका y निकलता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। बस अब क्या हो गया काम, पुट कर दो। x आपके पास गिवन है ऑलरेडी, ये 0 है। x1 कितना है? -1। x2 कितना है? +5। x3 ही आपको निकालना है, डिवाइड में 3। ये जो डिवाइड में 3 है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और +5 में से -1 गया 4, ये 0 हो गया। तो x3 कितना आ गया? -4। ऐसे इधर भी सॉल्व करेंगे। y दे रखा आपको -3 जो सेंट्रोइड का है, और y1 है 4, y2 है 2, y3 निकालना है। 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 3 -9, ये 6 नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, तो -15 आ गया y3। तो जो आपके कोऑर्डिनेट हैं इसके C के, वो क्या निकले? -4, -15। क्लियर? अगला चैप्टर, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, आ गया ट्रिगो। तो शो दैट करना है, इसके सॉल्व करते हैं इसको।
तो शो डेप्थ में क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप कोई सी भी सॉल्व करके किसी भी साइड के बराबर ला सकते हैं। तो मुझे लग रहा है राइट हैंड साइड सोल्व करना ईजी। देखिए कैसे, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ सेक स्क्वायर थीटा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 को उधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 1 हो जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर थीटा। बस वही पुट कर देंगे आप। तो सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा की जगह भी आप पुट कर सकते हो ये। तो सेक की जगह आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, डन। और इसकी जगह आ गया tan स्क्वायर थीटा। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, ये जो tan है ये 1 से भी होगा और इससे भी होगा। तो जब 1 से होगा तो सेम आएगा tan स्क्वायर थीटा, और जब tan स्क्वायर थीटा से हो जाएगा तो वो हो जाएगा पावर 4, जो कि हमें प्रूव करना था। समझ आया? हाँ, तो ये हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। देखो दिखने में ऐसा तगड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है कितना, 3-4 लाइन का। क्वेश्चन को समझा करो, देखा करो क्या प्रूव करना है, फिर दिमाग लगाया करो क्या करना है। पहले इन्हीं के साइन को tan को कन्वर्ट कर दिया 1/cot sin by cot। पहले देखो प्रूव क्या करना है, ईजीली हो जाता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। हाँ जी, देयर इज़ अ स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द 50 मीटर वाइड रिवर। A tall tree stand on an island. P, Q are the point directly opposite to each other on the two banks and the line with the tree. If the angle of elevation top of the tree from P and Q respectively 60 and 30, then find the height of tree. देखो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है कि एक रिवर जा रही है, रिवर सीधी कर लेते हैं, ऐसे रिवर जा रही है, ठीक है। अब रिवर के बीच में एक आइलैंड, आइलैंड पे एक ट्री। अब ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है दोनों रिवर के एंड से। बैंक क्या होता है, किनारा। ये दे रखा है 60 और ये दे रखा है 30, और रिवर दे रखी है 50 मीटर वाइड है, चौड़ी है। तो आपको हाइट ऑफ ट्री निकालना है। ये समझ में आया? अब इसको फिगर बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया रिवर के एंड जिनका नाम है PQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये है हाइट ऑफ ट्री AB मान लेते हैं। अब आपको बताया है कि रिवर कितनी है, 50 मीटर वाइडर, PQ दे रखा है, और एक एंगल दे रखा है 60 और एक है 30। तो आपको AB निकालना है अब, ठीक है। उससे पहले आप लेट कर लेते हैं कुछ चीज़ें। हमने लेट कर लिया कि PB x है, तो ये क्या हो जाएगा 50 - x। अब दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, मुझे इसका रिलेशन देखना है, हाइट निकालनी है और बेस गिवन है। तो ये हो गया tan का रिलेशन। तो tan थीटा लगाएंगे दोनों ट्रायंगल में। सबसे पहले इन ट्रायंगल APB tan 60 लगेगा क्योंकि एंगल 60 है, तो परपेंडिकुलर है इसका AB और बेस है PB। √60 की वैल्यू √3, AB नहीं पता है, PB x है, तो x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB की वैल्यू निकाल ली। अब लगाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AQB इस वाले में, इसमें भी tan का रिलेशन लगाएंगे। tan 30 परपेंडिकुलर इसके लिए AB है लेकिन बेस है BQ। tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। AB आप निकाल चुके हैं √3/x। BQ है 50 - x। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 50 हो -x होगा 1 से, और √3x होगा √3 से। तो x को आप उधर ले जा सकते हैं, √3 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/4, कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 25/2 मीटर। अब फाइनली पूछा क्या था, हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री है
आपके पास ए बी, और वो कितना है, वो है आपके पास √3x। वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। √3 इंटू में x है 25/2, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो साथ में आ जाएगा 25/√3/2 मीटर। ये आ गया हाइट ऑफ ट्री। डन। अगला क्वेश्चन हाजिर है। फिगर आपको दिख रही है, कुछ साइड्स भी गिवन है, मेंशन कर लेते हैं इसी फिगर पे। AD है आपके पास 17 और AB आपके पास 20 और DS है आपके पास 3। तो रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन में समझो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये 90 होगा, एंगल OQB 90, थ्योरम 10.1, सेंटर से कोई लाइन आती है तो वो पॉइंट 90 बनाती है। ऐसे ये भी होगा 90, OPB 90, दोनों का रीज़न क्या होगा, थ्योरम 10.1। अच्छा, ये चीज़ें लिखना कंपलसरी होता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अब इसमें ध्यान से देखोगे 3 एंगल 90 के हैं तो चौथा भी 90 होगा। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, चारों एंगल तो 90 उसी के होते हैं। और यहाँ पे ये रेडियस है और रेडियस है और दोनों बराबर है, तो ऐसा केस तो स्क्वायर में ही होता है ना, जब साइड बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में आप एडजेसेंट साइड बराबर थोड़ा होती है, अलग अलग होती हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब करते हैं कार्रवाई आगे। अब आपको सर्कल रोटेट करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। सर्कल रोटेट का मतलब क्या है, देखो क्या कह रहा हूँ मैं। अगर QB R है तो AQ कितना हो जाएगा, पूरा 20 में से आप R माइनस कर दोगे। क्लियर, बोलोगे हाँ। अब AQ किसके बराबर है, AQ बराबर होता है AR के। ये जो AQ है बराबर होगा AR के। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर इक्वल, थ्योरम 10.2, ठीक है। तो AR कितना आ जाएगा, AR आ जाएगा आपके पास 20 माइनस R, जो AQ का था, ठीक है। अब आप निकालोगे इसके बाद RD कैसे निकलेगा, RD निकलेगा 17 में से जब आप AR माइनस कर दोगे, और AR आपको पता है कितना है, 20 माइनस R, ब्रैकेट ओपन करोगे 20 माइनस 20, R हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी R माइनस का 3। ये क्या आ गया, RD। अब ये बता दो RD किसके बराबर है, RD बराबर है DS के। अगेन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स आर इक्वल, तो रीज़न लिख देना। तो RD हमारे पास है R माइनस 3 और DS हमारे पास है 3। तो जो माइनस का 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, 3 + 3, तो रेडियस कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर। जी अगला चैप्टर है हमारे पास 11 चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। What is the angle subtend at a center of a circle radius 6 cm by an arc length 3 pi? ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन MCQ में बहुत आते हैं। एक सर्कल है, एक एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर से, तो मान लेते हैं वो थीटा है, और रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो थीटा कवर कर रहा है वो है 3 पाई। तो इसी के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाय 360 2 पाई आर, यही होता है। लेंथ ऑफ एन आर्क आपको दे रखा है 3 पाई, तो इसके नीचे ये वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा हमें निकालना है और 2 पाई आर कितना है, 6 है। थीटा को छोड़ के सारी चीज़ें उधर ले जाओ, डिनोमीटर में 360 वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, बाकी सारे डिनोमीटर में। इधर क्या बचा, थीटा। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 2 जा, 2 से ये कट करोगे 180, 2 से ये कट करोगे 90, तो थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। ईजी। देखो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुछ मैंने ईजी भी पिक किए हैं बट वो उतने ईजी नहीं है, उसमें कंसेप्चुअल चीज़ें हैं।
तो आप समझ रहे होंगे, है ना। देखते हैं अगला चैप्टर। अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आती है तो मैं ऐसे ही और क्वेश्चन लेके आऊँगा अच्छे अच्छे। तो अगला है हमारा सरफेस एरिया से। अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन surmounted on a hemisphere with both diameter being equal to 7 centimeter and the height of cone is equal to its radius। देखो क्वेश्चन समझो, पहले मैं फिगर बनाता हूँ। एक हेमिस्फेयर है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, एक कोन है जो कि सरमाउंटेड है हेमिस्फेयर पे ऐसे। अब दोनों का डायमीटर सेम है जो कि है 7, तो रेडियस क्या हो जाएगा दोनों के लिए 7/2। और हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस, जो हाइट है कोन की ये रेडियस के बराबर है। रेडियस है 7/2 तो ये भी 7/2। अब वॉल्यूम निकालना है, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ शेप निकालना है। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है ना। तो जब भी दो फिगर ऐड होती हैं तो आप कॉमन लेके करोगे तो ज़्यादा बेटर है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर क्यूब। तो जब आप कॉमन लोगे क्या दिख रहा है, एक पाई दिख रहा है, आर स्क्वायर दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। तो इधर से क्या बचेगा एच, इधर से क्या बचेगा 2 और एक आर। अब आप सॉल्व करो, आपका टाइम बच जाएगा और कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी होगी। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2। अब इसको मत भूल जाना, जो डिनोमीटर में 3 था तो आप इसको ऐसे 1/3 लिख सकते हैं। हाइट कितनी है 7/2 प्लस रेडियस कितना है 7/2, ठीक है 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 1 11 पे गया। अब मत काटो, अब कटेगा भी नहीं। कितना काटोगे भाई, 2 × में 3, तो ये हो गया 7/2। आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 14/2। आपके मन में आ रहा होगा सर 2 से 2 कैंसिल क्यों नहीं किया, तो मैंने कट इसलिए नहीं किया क्योंकि डिनोमीटर मेरे को सेम रखना है। डिनोमीटर मेरे को सेम रखना है, दोबारा से एलसीएम लेना पड़ जाएगा वरना। तो 11 × में 7 अपॉन में 2 × में 3, और न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा क्योंकि डिनोमीटर सेम है, तो और ये हो जाएगा 21/2। आप कट करो, अब कौन रोक रहा है, तो मैं कट करो 7 जा, और कुछ नहीं हो रहा। तो बचा क्या फाइनल 11 × में 7 × में 7 और 2 × में 2, तो क्या आ जाएगा 11 × में 49/4, मल्टीप्लाई करो 9 13 5/4 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। डन। आप डेसिमल तक भी ला सकते हो, बट मेरे कहने से फाइनल एग्जाम में इतना ही छोड़ देना, ये भी करेक्ट होता है। क्वेश्चन समझना है, कॉमन लेके करो, टाइम बचेगा। टाइम ही की वैल्यू है। टाइम बचा के आपको अलग चैप्टर में भी देने हैं जो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन स्टैट से है, तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन और। अब आपने इतना कर लिया तो ये भी कर लीजिए। मीडियन निकालना है, तो मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चन तो सबको आते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ जिसको नहीं आते। तो टेबल बनाएंगे पहले। मीडियन में 3 टेबल चाहिए होती हैं, एक CI की, फ्रीक्वेंसी की और एक CF की। तो अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो क्लास इंटरवल है वो रेगुलर नहीं है, तो उसको रेगुलर बनाना पड़ेगा। कैसे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो और इसमें ऐड करो, तो कैसा हो जाएगा 60 में से 0.5 माइनस करोगे हो जाएगा 59.5, और उसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 69.5। अगेन दोबारा से 79.5। एक बार आप निकालोगे तो आपको पता है रिपीट कर रहा होता है। तो 80, ओ सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, इरेजर थोड़ी बड़ी हो गई है। 79 के बाद है 89.5, 89.5 के बाद है 99.5, 99.5
100.5, 100.5, आखिरी है 110.5। अच्छा एक और है 100.5, 120.5, ठीक है। अच्छा 20 नहीं आएगा, यहाँ पे गलत बना दी है, ये 109.5, 109.5, 119.5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखते हैं 5, 15, 20, 30, 28। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है आपको, ऐड करके लिखना होता है 5, फिर 5 और 15 20, 20 20 40, 70, 90, 98। अब आपको इस जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए वो लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो देखो सबसे पहले मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास क्या होती है, n/2 निकालो। n/2 का मतलब है 98/2, यही आपका n होता है। ये सम करोगे तो भी 98 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 49। अब 49 से जस्ट छोटा देखो सी एफ में कौन सा है, जस्ट छोटा ये है 40, तो इससे नीचे वाली आपकी मीडियन क्लास होती है, ये मीडियन क्लास है आपकी। तो ये हो गया आपका f, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, f हो गया आपका 30। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि 89.5, और CF हो गया आपका ये जो 40 जस्ट छोटा वाला, और H होता है आपका इन दोनों का डिफरेंस, अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो कि है 10। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। L है हमारे पास 89.5 प्लस n/2 है हमारे पास 40 माइनस CF है, सॉरी n/2 आया था 49, CF है 40, F है हमारे पास 30, इंटू में H है 10। अब ये इंटू में तो ये 0 से 0 गया, 89.5 प्लस 49 में से 40 गया 9/3, 3 से कट गया, तो 89.5 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा 92.5। अच्छा आप आंसर की ऐसे चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्स आइडिया मिल जाता है कि जो आंसर है ये इसी क्लास में वेरी करेगा, इनमें इसके बीच में हमेशा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं। अ बैग कंटेन्स 18 बॉल, आउट ऑफ x बॉल आर रेड। पहला, if one ball is drawn at random from a bag then what is the probability that is a red ball। तो कर लेते हैं पहले। टोटल बॉल है हमारे पास 18 सॉरी, और रेड है इनमें से, रेड बॉल है हमारे पास x। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की, तो फेवरेबल अपॉन में टोटल, रेड बॉल है x और टोटल है 18। आगे अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है आई थिंक। इफ़ 2 मोर रेड बॉल आर पुट इन अ बैग देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल कमिंग इन अ पार्ट 1। क्वेश्चन समझो वो क्या रहे हैं। अभी 18 बॉल है, 2 और रेड बॉल ऐड कर दी, तो आप जो नई प्रोबेबिलिटी निकालोगे रेड बॉल की वो 9/8 टाइम्स होगी किसके, जो पहले आपने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब इसको लिख के दिखाता हूँ। तो 2 रेड बॉल्स एडेड, 2 रेड होगी, तो अब नाउ रेड बॉल कितनी होगी, पहले x थी, अब कितनी होगी 2 और आ गई x प्लस है, तो अब टोटल कितनी हो जाएंगी, पहले टोटल 18 थी, 2 और आ गई हैं रेड वाली, तो 20 होगी। तो जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप, जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसमें ध्यान रखना है रेड बॉल का, अब वो क्या आएगी, रेड बॉल फेवर में x+2 और अपॉन में 20। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपने
अब प्रोबेबिलिटी निकालिए, वो 9/8 टाइम्स है जो पहले प्रोबेबिलिटी निकाली थी, पहले तो यही थी ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो या 4 के टेबल से कट कर दीजिए, 5 ज़ा 2 ज़ा, तो 2 होगा x+20 से मल्टीप्लाई, और 9 को कट कर दीजिए इससे, तो x/2। अब इस 2 को भी उधर ले जाइए तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4x इंटू में 4 × 20, इससे भी होगा और इससे भी होगा, 80 = x। 1 मिनट, ये नेगेटिव क्यों आ रही है, कहीं तो गलती करी है। अच्छा, यहाँ पे 20 लिख दिया, ये 2 है, सही कर लो, सॉरी। तो x+2/20 = 9/8 टाइम्स ऑफ जो पहले प्रोबेबिलिटी निकाली थी। 9 1 जा 9 2 जा, 4 की टेबल से कट कर लेते हैं, 5 जा और 2 जा, तो यहाँ बचा x+2/5 और यहाँ बचा है x/2, 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 होगा x+2 से और 5 होगा x से। अब ये 4 दोनों से होगा, 4x + 8 और ये दोनों हो गया 5x। x वाले एक तरफ करो, 8 = 5x, प्लस का 4 आ जाएगा इधर माइनस का, तो x = 8। तो इनिशियली x आपने लेट क्या किया था, रेड बॉल है ना, तो रेड बॉल x थी, वो कितनी आ गई 8, और यही पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने हर चैप्टर से एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और उसको समझा है। अगर ये सीरीज़ आपको समझ में आ रही है तो ऐसे ही मैं पार्ट और लेके आऊँगा, एक बार दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको फाइनल में भी दिख सकते हैं, तो इसकी रिवीजन अच्छे से कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।